नमस्कार साथियों। तो जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, रिटन एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आश्रम पद्धति का भी वही सिलेबस है जो जीआईसी का है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आश्रम पद्धति का भी प्री का रिजल्ट आया नहीं है, जल्दी ही मेंस का रिजल्ट, मेंस के एग्ज़ाम की तारीख जैसी घोषित होगी तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है, मैं जो वीडियो डाल रहा हूं उसमें बीएससी के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो जैसा कि हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये आपका 12th क्लास में नहीं होता है। तो आज हम क्या मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो मेथड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा है ये टॉपिक, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और आसान है। ठीक है, तो टोटल मैं आपको आज 3 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड बताऊंगा मैं आपको, एक होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है, बच्चों को पढ़ाया भी होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक मेथड ये होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है उससे आप किसी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो है फ्रैक्शनल या डिफरेंशियल वाला लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल बाद में आएंगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे इसको तैयार करेंगे, क्योंकि रिटन में तो आपका कंटेंट भी मैटर करता है। और तीसरा होता है फ्रैक्शनल चेंज मेथड। हम उसके फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज मेथड। हालांकि एक और भी है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ऑस्टवाल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन है ये इन जैसा ही। ऑस्टवाल्ड्स आइसोलेशन, ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो ये जो हमारे पास 4 मेथड हैं, ये मेथड आपके किसी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहला तो आप यही लिख दें, अगर टॉपिक आता है हाउ यू विल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बताएंगे देयर आर 4 मेथड्स बाय विच यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आप इनको शॉर्ट में 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ये आसान है। जो आपने जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपने सेकंड ऑर्डर के लिए बीएससी में पढ़ा है, और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला पढ़ा है। मैंने रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ ऑर्डर से रिलेटेड सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो से लेके थर्ड ऑर्डर तक सारा एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक डाल दो तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उन रेट कांस्टेंट की हेल्प से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आपको एक रिएक्शन दे दी कि जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट बना रहा है। ये रिएक्टेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अब उस रिएक्शन को आपने प्रिडिक्ट किया, कुछ टाइम अलग अलग दे दिए कि भाई इतनी मिनट पर प्रिडिक्ट किया। ये मिनट आप सेकंड में रख लें, चाहे आप किसी में भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलता हूं मैं, अभी ये सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है। तो और अलग अलग टाइम इंटरवल पे उस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दे रखी है। रिएक्टेंट की जब टाइम बिल्कुल भी नहीं शुरू हुआ था तो इतना था, मतलब ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है। 5 सेकंड बाद इतना रह गया, 10 वाला इतना रह गया, 20 सेकंड बाद इतना, 30 सेकंड बाद इतना, वो घट रहा है लगातार। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो जो रेट कांस्टेंट वाला मेथड है वो क्या कहता है कि आप 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर किसी से भी आप ये फॉर्मूला लगाएं। तो मैं अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा लेता हूं, 2.303 अपॉन टी और लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, और टाइम टी पर जो रिएक्टेंट बच जाता है वो होता है। अब मैं इसको 3 बार के निकालूंगा। पहले मैंने के निकाला कब? जब मैं 5 मिनट ले रहा हूं। मैं कितना ले रहा हूं? 5 सेकंड ले रहा हूं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ये इनिशियल रहनी है, जो टाइम 0 वाला होता है ये इनिशियल रहेगा। तो 0.461 है, और 5 सेकंड पे बचा हुआ जो रिएक्टेंट है वो है आपका 0.371। जब आप देखो इसको सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करोगे, ये मैंने पहले ही कर लिया था आपका टाइम बचाने के लिए, तो आपका आंसर इतना आता है।
जब आप अगली बार फिर से सेकेंड टाइम इस रेट कांस्टेंट को काउंट करेंगे और इस बार टाइम बदल लीजिए, टाइम इस बार मैं 10 सेकेंड ले लेता हूं, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो वही रहेगी और फाइनल कंसंट्रेशन जो है, जो टाइम 10 सेकेंड है, वो कितना आ जाएगा 0.298। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप फिर से यही आंसर पाएंगे, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होगा। इसी तरह से आप इसको 20 सेकेंड पे निकाल कर देखिए। जब आप इसको 20 सेकेंड पर निकालेंगे और तब भी आप पाएंगे कि जो रेट है वो कांस्टेंट आ रहा है। रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है, 20 सेकंड में कितना है, 0.196 कौन है, आरटी है। तब भी रेट कितना आ रहा है आपका, वो ऑलमोस्ट सेम है। और चौथे वाले में भी आपका जो है वो रेट कांस्टेंट सेम आएगा। तो जब रेट कांस्टेंट आपका कांस्टेंट आ रहा है, रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल कंसंट्रेशन टर्म, इसका मतलब हो गया कि वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। तो ऑलरेडी आपको पता होगा, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो सकता है आपको। मान लीजिए अगर रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं आता तो आप फिर सेकंड ऑर्डर लगाएंगे, फिर थर्ड ऑर्डर लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे, जीरो ऑर्डर लगाएंगे, तो आप यू विल नॉट कम टू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो हमारा एक तो मेथड हो गया ये डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, इस मेथड का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब दूसरे की बात करते हैं हम, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की। ये अच्छा मेथड है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसको हम कैसे कर देते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम किस तरह से करेंगे। मैं मान के चल लेता हूं कि किसी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको आप समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं अब न्यूमेरिकल से नहीं, इसको डेरिवेशन टाइप से कुछ बताऊंगा क्योंकि ऐसे भी आ सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि वो किसी कंसंट्रेशन का एन पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा। ओके, सेकेंडली हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी मान ली हमने, एन मान ली। अब इसी तरह से तो मैंने जनरल मान लिया, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए, मतलब हो सकता है कोई टाइम दे रखा हो, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैं मान के चल रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, C1 पावर n। अब क्योंकि ये चेंज नहीं होगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी तरह से सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पक्का बदलना है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन की पावर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई, R1 अपॉन R2 को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, तो C1 अपॉन C2 जो हो जाएगा वो पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों साइड इनके लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, ये और करके लिख लीजिए। तो लोग कितना हो गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू लॉग C1 अपॉन C2। आप पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन लिखेंगे। अगर वो आता है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो आप समझाइए, तो आप एज इट इज लिखेंगे। और कैसे हो सकता है, देखिए ये जो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, आपको पता ही है। तो ये आ गया n log C1 अपॉन C2 हो गया। आप इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे, log m अपॉन n जो होता है वो log m माइनस log n होता है। R1 माइनस log R2 इज इक्वल टू n, और इधर ये आपका आ गया log C1 माइनस log C2। अब जो आपको दो कंसंट्रेशन दे रखी हैं, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको ये दो कंसंट्रेशन दे रखी हैं और इनके रेस्पेक्टिव कहीं रेट दे रखा है। ये तो रेट कांस्टेंट आ गया, हो सकता है कहीं रेट दे रखा हो, तो आप उन दो रेट को यहां पर पुट कर लीजिए कि भाई C1 कंसंट्रेशन पर रेट कितना था, C2 कंसंट्रेशन पर रेट कितना था, ठीक है ना। उनका लॉग निकाल के रख लीजिए और n जो आ जाएगा वो आपका फाइनली n क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका log R1 माइनस log R2 को बटे कर दो, डिवाइड कर दो किससे, log C1 माइनस log C2 से। तो ये इस तरह से आपका देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है मेथड, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको R1 और R2 चाहिएगा और कुछ नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो वो रेट आपको दे रखे होंगे और रेट निकालने के लिए आपको मेथड अलग अलग भी पता होंगे। अब हम तीसरे मेथड की तरफ आ जाते हैं। उस थर्ड मेथड का नाम है, वैसे मैं एक न्यूमेरिकल भी चलो आपको दे देता हूं। जैसे मैं कहता हूं एक रिएक्शन दे देता हूं कि एक 2NO जो है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है,
ठीक है ना, NOCl बनाता है, 2NOCl बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि इस रिएक्शन में हमने क्या पाया गया कि इसको मैं नोट कर देता हूं, ऑन डबलिंग, अब आप इसको समझना, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, तो रेट क्या होता है, रेट 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, रेट 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, अगर मैं सिर्फ क्लोरीन या आप कह सकते हो Cl2, इसकी अगर मैं कंसेंट्रेशन करूं तो रेट जो होता है मेरा डबल होता है, ना कि 8 टाइम होता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं। देखिए अब मैं कैसे मान के चलता हूं, पहले केस में मान लेता हूं जो रेट जो होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा किसकी कंसेंट्रेशन पर, NO की कंसेंट्रेशन पर, पावर मुझे नहीं पता भैया कितनी है, और साथ में वो डिपेंड करेगा Cl2 की कंसेंट्रेशन पर, और वो भी मुझे नहीं पता पावर कितनी है। N1 और N2 मैंने अलग मान लिया, N1 और N2 अगर मैं जोड़ दूंगा यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझ के चलिए, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जब मैं दोनों की कंसेंट्रेशन को डबल कर लेता हूं, मैं पहले, चलिए इनको पहले मैं 1 मान के चलता हूं, ठीक है ना, 1 मान के चलेंगे तो ये K आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। किसी की भी पावर आप कितनी भी रख दो 1 की पावर, तो रेट 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ही 1 मानोगे, इसको ही 1 मानोगे, तो शुरू में मैं कंपेरिजन करने के लिए मैं इसको 1 मान लेता हूँ, N1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये N2 हो गया, तो जो है K जो है वो इतना रह गया, ठीक है ना। फिलहाल अभी मैं कंपेरिजन के लिए कर रहा हूँ, आप चाहे इसको हटा भी सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं। अभी क्या है कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, तो रेट 8 टाइम हो रहा है, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की कंसेंट्रेशन को, अगर मान लीजिए इसको मैं NO को A मान लेता हूं, ठीक है ना, 2A हो गया। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2B मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने डबल कर दिया, इसको A कह सकते हो आप इतने को, और इसको आप B कह सकते हो, 2 रिएक्टेंट मैंने ले लिए, ठीक है। तो अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम हो रहा है, ठीक है ना। ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें जिसमें रेट डबल होता था कब, जब अकेला क्लोरीन बढ़ाया जाता था। तो क्लोरीन जो है वो किसी को भी मान सकते हैं, मैंने ये वाला माना था क्लोरीन, तो इसको मैं डबल करूंगा, लेकिन इसको मैं अभी A ही रखूंगा। तो ये N1 है और ये मेरा आपका कंसेंट्रेशन जो है वो इसको डबल करना पड़ रहा है। दूसरी रिएक्शन ये हो गई। अब हमने क्या करना है, N1 और N2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। N1 और N2 की वैल्यू को निकालना, एक इक्वेशन मेरे पास ये भी है, एक इक्वेशन ये भी है, कुछ भी आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, और N2 और N1 हमने निकालना है, तो पहली वाली को दूसरी से डिवाइड कर दो या दूसरी वाली को तीसरी से डिवाइड कर दो, वो आपका मन होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं कर रहा हूं जो हमारे पास रेट है, हमारे पास क्या है, रेट है, इसको इन दो को कंपेयर को कर लेते हैं, पहली वाली को कंपेयर कर लेते हैं, इसको मैं नंबर 2 मान लेता हूं और इसको मैं नंबर 3 मान लेता हूं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इस जो ये वाली जो इक्वेशन है थर्ड वाली को मैं पहली वाली से डिवाइड कर देता हूं। तो थर्ड वाली है मेरे पास 2R, ठीक है ना, यही है ना, 2R है, डिवाइड बाय R इज इक्वल टू हो गया। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा बराबर नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा बराबर नजर आ रहा है ना, तो एक पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया, K A की पावर N1 और B की पावर कितना हो गया, N2। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा, K A की पावर N1 और 2B की पावर N2। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, 1/2 की पावर कितना है, N2 है, ठीक है। इतना ही आया ना, 2 आ रहा है और एक 1/2 की पावर कितना आ रहा है, N आ रहा है। देख लेता हूं मैं दोबारा चेक करके, थोड़ा सा गलत है, बस ये करना पाया, ठीक है ना, क्योंकि हम थर्ड वाली को डिवाइड कर रहे हैं। तो N2 कितना आ जाएगा, जब दोनों की बेस बराबर हैं तो पावर भी क्या होती है, सेम आती है। तो N2 आ गया हमारा 1, N2 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। क्लियर हुआ।
अब इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास N21 आ गया, अब हम सेकंड और थर्ड से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड से, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास N2 जो है वो आ चुका है, ठीक है ना, N2 क्या है हमारे पास, वो आ चुका है। सेकंड और थर्ड से हम इस तरह से बात करेंगे। तो अब क्या करूंगा मैं, सेकंड वाली को, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड वाली से बात करेंगे और हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये अब मेरे पास जगह कम हो गई, ये अगला मेथड है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, ये आप यहां पर देख लेंगे। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, 8r अपॉन 2r इज इक्वल टू k 2a पावर n1 अपॉन k a पावर n1, और ये हो गया 2b पावर n2 और डिवाइड बाय 2b पावर n2। अब के ये वाला हिस्सा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम था, और 2 चौक कितने हो गए, 8 हो गए, k से k कैंसिल हो गया। तो 4 जो है वो 2a का पावर है n1। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और जब बेस बराबर हो गए, मतलब a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब बेस बराबर हो गए तो पावर भी बराबर हो गई। तो n1 आया 2 और n2 आया 1। तो यानी कि जो हमारे पास रेट जो है, यहीं कहीं लिखना पड़ेगा, रेट जो है वो n1 की वैल्यू कितनी है, यहां n1 की वैल्यू कितनी है, वो है 2, और n2 की वैल्यू जो है वो है आपकी 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मैंने यहां पर कहा था, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कहा था, वो आपका बन गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। 2 मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये ऐसे ही आपको डिटेल में अच्छे से, यहां तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सिंगल स्क्रीन पर, आपके पास पेन सब कुछ होगा तो वहां से बताएंगे। अब तीसरा मेथड आ जाता है हमारे पास, फ्रैक्शनल चेंज मेथड। कौन सा मेथड आ जाता है, फ्रैक्शनल चेंज मेथड, और इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। अब हम इसको हाफ लाइफ पीरियड की हेल्प से निकालेंगे। एक आप जनरली आपको पता होगा, जो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1 में, और जहां पर n जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट नहीं दैट, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, टी हाफ, अब मैं इसको अलग अलग करके निकालूंगा। कैसे निकालूंगा कि भाई मैं ये मान के चलता हूं, टी हाफ जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए या किसी स्टेज पर, वो क्या है, जो रिएक्टेंट मेरा उस स्टेज पे बचा हुआ उस पे ऐसे डिपेंड करता है। और इसी तरह से जो टी हाफ जो मेरा सेकंड स्टेज पर है या किसी अलग टाइम पर है, तो उस समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए ले लिया मैंने। भाई रिएक्शन का तो हाफ लाइफ तो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन हमने उसकी बदल ली, तब वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो सेम थिंग हो जाएगा, डिवाइड कर दो पहली वाली को दूसरी वाली से, यानी कि टी हाफ जो पहली वाली का है उसको मैं जो टी हाफ जो है वो दूसरी वाली है उससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा वो वैसे कट जाएगा, और A2 ऊपर चला जाएगा और A1 कहाँ पर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, A2 बटे A1, और पावर सबकी कॉमन आ जाएगी भैया, वो तो n-1 आ जाएगा ना। तो फिर से आप दोनों साइड लोग ले लो, तो ये जो लोग लोगे आप टी हाफ पहला वाला कंसंट्रेशन पर और टी हाफ दूसरी वाली कंसंट्रेशन पर, ये बिल्कुल पहले जो मैंने मेथड आपको बताया था उस जैसा हो गया, ठीक है ना, n-1। अब आप इस पावर को आगे ले आओगे, तो ये जो लोग हो गया, अब मैं इसको हाफ लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर, टी 50% पहली वाली पर और टी 50% आपका दूसरी वाली कंसंट्रेशन पर जो है, ये आपका n-1 जो है वो आगे आ जाएगा, और ये लोग A2 बटे A1 आपका यहाँ पर इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे कह सकते हो भाई, आप इसको कह सकते हो लोग टी 50% जो पहली वाली कंसंट्रेशन है माइनस लोग टी 50% जो दूसरी वाली कंसंट्रेशन पर है, वो n-1 जो है ये लोग A2 माइनस लोग A1, जरा सा नीचे आया भैया। अब इस 1 को उठा के दूसरी साइड पहुंचा दो और ओवरऑल फॉर्मूला लिख लो भैया अगले पेज पर, और फॉर्मूला आपका आ जाएगा n1, ये सब चीज जुड़ जाएगी,
और log t1/2 जो आपका पहली स्टेज पर था, जिसमें से आपका log t1/2 जो आपका दूसरी स्टेज वाला माइनस हो रहा है, और यहां पर आपका आ जाएगा log a2 माइनस log a1। ठीक है, तो ये इसमें एक बात ध्यान देने की है, ये पहली स्टेज का हाफ लाइफ पीरियड है, लेकिन कंसंट्रेशन दूसरी कंसंट्रेशन पर है, A2 है, ये ध्यान देना। कभी इसको भी A1 माइनस A2 कर दो या ऊपर 2 माइनस 1 कर दो। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, N जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर लेंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन ये है, इन द, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, in the thermal decomposition, क्या पता ये इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस, ठीक है ना, द टाइम यहां कॉमन ले लो, गैस सब्सटेंस भी कह सकते हैं। द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन, नोट कर लीजिए साथ के साथ, decomposition, the decomposition of half life तो नहीं, decomposition of the reactant was found, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन दे रहा है। ठीक है ना, decomposition of half of the reactant was found, कितना पाया जाता है वो, 105 मिनट उसका 50% कंप्लीट होने में लगने वाला समय है। कब, जब when अब क्योंकि वो गैस था तो इसलिए इनिशियल प्रेशर कर दिया मैंने, बजाय कंसंट्रेशन के, तो बात वही रहेगा। when इनिशियल प्रेशर was 750, ठीक है ना, 750 mm है, मिलीमीटर है, मरकरी की वजह से मेजर हुआ होगा। एंड 950 मिनट, कब, जब उसका प्रेशर कितना है, when the initial pressure is 250 mm। देखिए अब यहां पर इनिशियल दिया हुआ है, तो लेकिन हम यही तो कह रहे हैं, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ये A2 जो है ये अलग इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये A1 अलग इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियली होंगी ये दोनों उसमें। ठीक है ना, mm। तो आपको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। मान लीजिए मैं आपको ये 15 नंबर में क्वेश्चन दे देता हूं, 15 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता हूं, और आपको अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और इसका अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो अभी देखो डिस्क्रिप्शन में जाइए इसके, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें जुड़ जाइए आप, या आप 7404068788 पे व्हाट्सएप कर लो। हमारा GIC और आश्रम पद्धति के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, आश्रम पद्धति के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप उस मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं, ये उस हिसाब से एक बार इस नंबर पे पता कर लें कि चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको कोई भी एग्जाम की PGT रिलेटेड एग्जाम से जुड़ना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कर सकते हैं।